हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही पढ़ने वाले हैं। अभी हम CDP वाला पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। CDP हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 22 क्लासेस हैं। उसके अलावा कोई टॉपिक बचता है तो उसको हम बाद में भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाद में CDP के प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी हमारा पेपर 2 वालों के लिए SST चल रहा है, और SST में भी हम पढ़ रहे हैं पहले ज्योग्राफी, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चैप्टर के साथ साथ उन दोनों ही चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी हमने लगा लिए हैं। पहला चैप्टर आपका सोलर सिस्टम से था, और सेकंड जो आपका चैप्टर था वो था आपका अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 चलने वाला है, जिसका नाम होगा पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि मोशंस ऑफ अर्थ। ये सभी NCERT बेस्ड हम पढ़ रहे हैं, और जो क्विज़ हम बाद में लगाते हैं उसमें NCERT प्लस SCERT के वो क्वेश्चंस हम इंक्लूड करते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग लाइव जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें SST पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि केवल सीटेट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें SST पूछी जाती है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। सीटेट का तो केवल नाम ही है, लेकिन आप हर उस एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं जिसमें SST पूछी जाती है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो UP टेट हो, MP टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट हो, या कोई भी टेट हो। उसके अलावा सुपर टेट, BPSC, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, यस्टरडे की जो क्लास थी उसमें हमने प्रैक्टिस सेट किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, अक्षांश एवं देशांतर का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं था, मैंने देखा केवल 3-4 लोग ही कल जुड़े थे, लेकिन जो भी लोग जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास की, और क्लास के साथ ही उन्होंने अपने कमेंट में आंसर भी दिए। तो आप भी ऐसे ही सब जुड़िए क्लास के साथ, और क्लास के साथ साथ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कमेंट भी कीजिए। इससे क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन बना रहता है, और कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप लाइव क्लास देखते हैं और कोई क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं तो लाइव कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट किया करें, ठीक है। जैसे कि कल हुआ था आप में से किसी के साथ कि लाइव कमेंट ना करके आप बैक साइड से, यानी कि ऑफलाइन जो कमेंट जिस सेक्शन में करते हैं उसमें कर रहे थे। उससे क्या होता है, आपने कमेंट किया, आपके कमेंट करने के 2 से 4 मिनट बाद वो कमेंट मुझे मिलता था, ठीक है। और आपको पता है 2 से 4 मिनट बाद कमेंट जब मिलेगा तब तक तो 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो कमेंट सेक्शन जो होता है लाइव वाला, उसमें आप कमेंट किया करो। और कमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आपको लिखना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का A है, सपोज आंसर A। मान लीजिए क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है D, तो 2D ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि ABCD इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। मान लीजिए 10 बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो मुझे ही पता नहीं चलेगा किसका आंसर है, ठीक है। कई बार आप लेट कमेंट करते हैं, नेट की वजह से कई बार लेट कमेंट जाता है, तो आप क्वेश्चन नंबर के सामने उसका आंसर लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने ठीक दिया है। लेकिन आप ABCD लिखेंगे तो उसमें हौच पौच सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की आज की क्लास। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि मोशंस ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, कौन कौन सी गति पृथ्वी करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, 2 गतियाँ पृथ्वी करती है, और मौसम का कैसे परिवर्तन होता है, दिन रात का किस तरह से होना होता है,
ठीक है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ऋतु परिवर्तन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी क्लास है, जल्दी ही फिनिश हो जाएगी और आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बात बता देता हूँ, जो सीटेट का एग्ज़ाम है डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि डायरेक्ट किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएसटी या किसी सब्जेक्ट से और आप पॉइंट टू पॉइंट लगा दोगे, नहीं। उसमें क्या होगा, उसमें एसएसटी में वही क्वेश्चन लगा सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप लोगों के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों को पता ही है अच्छे से। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियोस पे मैं देखता हूँ क्लास पे व्यू नहीं आते, 10, 20, 30, 40, 50 तक व्यू है, 50 तक भी नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग देखते नहीं हो। आप यकीन मानिएगा कि क्लास की आप PDF खोल के देखेंगे या क्लास देखेंगे, इससे अच्छी क्लास आपको यूट्यूब पर, वो भी फ्री में, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन वही है ना, फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। फ्री की चीज़ें जब होती हैं सामने तो ऐसा लगता है कि वो तो सब बेकार है, वरना आप एक बार फील कीजिए PDF को पढ़ के, आपको लगेगा कि हाँ कितनी फर्स्ट क्लास PDF बनाई है और क्लास भी कितनी अच्छी है। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको इतने अच्छे से समझाया है कि कोई पागल भी होगा ना, जिसको जीरो, जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो पे है जो, वो भी एक एक चीज़ समझ जाएगा। और इस चीज़ का आपको पता भी होगा कि पिछली 2-3 क्लास हमारी SST की हुई हैं, कितने अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझाई है। इसका फीडबैक आपको कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहता है कि हाँ किस तरह की क्लास ये हुई थी। फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी आपकी कोई चीज़ ऐसी रहती है आप नहीं सीख पाते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ पाती ऑनलाइन, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारी जो पृथ्वी होती है 2 तरह की गति करती है। एक तो होती है घूर्णन, ठीक है, जिसको रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। घूर्णन किस तरह से करती है, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसके एक्सिस हैं, तो ऐसे घूमती है पृथ्वी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमती है, इसे बोलते हैं घूर्णन या फिर इंग्लिश में रोटेशन। इसी को परिभ्रमण भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हिंदी में परिभ्रमण भी बोलते हैं, घूर्णन भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, एक लिखा है आपका परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। ये कौन सी गति होती है, ये होता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाना, परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाता है। ये सूर्य है, पृथ्वी, ये सूर्य है और ये पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है, और मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, किसमें, अपनी कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में। इसे बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको छोटा सा मैंने एक इंट्रो बताया इसका, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार बता देंगे, क्योंकि कई बार पता भी नहीं चलता है, आप लोग बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। क्या सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट में यस लिख देंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? कमेंट में एक बार यस लिख देंगे, यस लिख देंगे कमेंट में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। मैं कमेंट में पहले ही लिख देता हूँ गुड इवनिंग, ताकि बीच में भी डिस्टर्ब ना हो। आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। आ रही है आवाज़? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे घूर्णन, ठीक है, घूर्णन यानी कि रोटेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण। अपने अक्ष पर घूमना, जैसे कि मैंने बताया था पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूमना, जैसे कोई बॉल होती है अपने अक्ष पर घूमना। डेली मोशन यानी कि दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपना एक चक्कर कितने में लगा लेती है? 24 घंटे में लगभग लगा लेती है ना। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है, और 24 घंटे का क्या होता है? उसका एक दिन होता है। तो इसलिए इसको दैनिक, पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। यही दिन रात होने का कारण है, यही दिन रात होने का कारण है। दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मान लीजिए कि ये सूर्य की किरणें हैं, इधर से ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ रही हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ रहेगा, क्या रहेगा? दिन। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब वो घूमती रहेगी तो ये वाला भाग यहाँ अभी क्या है? अंधेरा यानी कि रात है। जब ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा पृथ्वी का,
इस तरफ आ जाएगा तो इस वाले भाग पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इस वाले भाग पर क्या हो जाएगा, हो जाएगी रात हो जाएगी। ठीक है, और क्या लिखा है, समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर कितना समय लेती है एक चक्कर करने में, एक घूर्णन करने में पूरा 23 घंटे। ठीक है, लगभग 24 घंटे होते हैं लेकिन एक्चुअल में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय होता है। तो 56 मिनट 4 सेकंड को लगभग आप इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को लगभग आप पूरा 24 घंटे का समय मान लेते हैं, लेकिन ये कितना होता है, कितना होता है, थोड़ा सा कम होता है 24 घंटे से। 24 घंटे से ये 4 मिनट के आसपास कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है जिसे टिल्ट कहते हैं। ये बात तो सोलर सिस्टम में मैंने जब पढ़ाया था आपको तब भी बताई थी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, टिल्ट बोलते हैं। अब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी देखो इस तरह से पृथ्वी बनी हुई है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं है बीच में, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इस तरह से झुकी हुई है। ठीक है, ये जो इसका एक्सिस है जिस पर घूमती है ये काल्पनिक रेखा है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कितनी झुकी है अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री। लेकिन एक बात याद रखना है, क्वेश्चन यदि ये आता है ना, अपनी कक्षा में जिसमें चक्कर लगाती है, अपनी कक्षा में कितनी झुकी हुई है, तो अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, लेकिन अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलिए, तो इसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। देखिए आपके लिए इमेज भी लगाइए, पृथ्वी कैसे कैसे घूर्णन करती है, इस तरह से घूर्णन करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, घूर्णन करती है। ठीक है, ये दिखा रखा है, समझ में हो आगे आपके क्लियर हो गया होगा ये बात। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन रात, सूर्य के सामने जो पोर्शन पृथ्वी का होगा उस पर दिन होगा, और जो बैक साइड में होता है उस पर रात होती है, सीधी सी बात है। तो दिन रात का होना एक बार समझते हैं हम। देखिए आपको क्या दिख रहा है इमेज में, ये दिख रहा है यहाँ सन। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस तरह से पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो पृथ्वी का आधा भाग, लगभग आधे भाग पे क्या रहेगा, आधे भाग पे रहेगा दिन। जो सूर्य की तरफ रहेगा वहाँ रहेगा दिन, ये लिखा है ना डे। और जो सूर्य के अपोजिट साइड में रहता है पोर्शन, उस पे क्या रहता है, उस पे रहती है रात। ठीक है, जो पोर्शन सूर्य की तरफ रहेगा उस पे दिन रहेगा, जो पोर्शन सूर्य के बैक साइड में रहेगा उस पोर्शन पे रात रहती है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे मैंने बाद में भी ऐड किया, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस पोर्शन पे दिन होता है, ये वाला पोर्शन, और जिस पोर्शन पे रात होता है, तो इन दोनों ही पोर्शन को जो रेखा अलग करती है, मान लीजिए ये रेखा अलग कर रही है, तो ये क्या बनाती है, एक व्रत बनाती है, इसे बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, वह रेखा जो सूर्य के दिन और रात वाले भाग को अलग करती है। भाई पृथ्वी पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ रहा है तो एक पोर्शन पर दिन रहेगा, एक पोर्शन पर रात रहेगी। अब जिस पोर्शन पर रात रहेगी और जिस पोर्शन पर दिन रहेगा, उन दोनों को जो अलग करती है रेखा, वो जो व्रत बनाती है उसे बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा बता दिया है। अब देखिए हमने पृथ्वी की पहली वाली गति पढ़ी है। ठीक है, घूर्णन यानी कि रिवॉल्यूशन, या फिर दूसरा भी उसका नाम है परिभ्रमण। अब जो सेकंड वाली गति है पृथ्वी की, उसे बोलते हैं परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। वो क्या होती है, मान लीजिए सन है और ये सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अपनी कक्षा में ऐसे
पृथ्वी का अपनी कक्षा में घूमना, ठीक है, अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमना क्या बोलते हैं इसको परिक्रमण बोलते हैं। क्लियर है। और इसमें कितना समय लगता है? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए? 1 वर्ष में 366 दिन होते हैं वैसे, ठीक है, 366 दिन। लेकिन एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? एक्चुअल में 365 दिन लगते हैं। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी कि 366 दिन पूरे नहीं लगते हैं, तो कितना लगता है? नॉर्मली 365 दिन लगते हैं। उसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 48 मिनट और 46 सेकंड इनको पूरा मिला के यदि आप 1 घंटा मान लो मोटा मोटा, तो ये 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे 6 आवर, ठीक है। 1 साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए 365 दिन से, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24, 6 गुना 4 कितने आ जाएंगे? 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपने देखा लीप ईयर कब आता है? प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है, ठीक है। मान लीजिए 2004 में लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर कब आएगा? 2008 में, ठीक है। 2020 में लीप ईयर है, तो अगला कब आएगा? 2024 में। अभी 2024 चल रही है, 2024 में लीप ईयर है, तो अगला कब आएगा? 4 प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? हर चौथे वर्ष क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर एक साल में लगभग 6 घंटे का समय एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। और 4 साल में पूरा 1 दिन उसका बन जाता है मिलके। तो इसलिए हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में जो फेब का मंथ होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है ना लीप ईयर में। 1 साल में 366 दिन होते हैं, डेज होते हैं कि नहीं होते? तो फरवरी का जो महीना होता है फेब का 29 का होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, वो यही कारण है इसका कि जो पृथ्वी है हमारी, जब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो लगभग 6 घंटे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा वो समय लेती है। इस तरह से वो जो समय है 4 साल में बन के पूरा 1 दिन बन जाता है। तो 1 दिन जब बन जाता है तो चौथे साल क्या करेगी पृथ्वी? 366 दिन लेती है एक परिक्रमण करने में, और उसी को बोलते हैं लीप ईयर। यानी कि फरवरी का मंथ होगा जो 29 डेज का होगा, टोटल 366 दिन का वर्ष होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ये क्या लिखा है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीप्ति व्रत। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा सन दिख रहा है, और सन से प्रकाश जा रहा है पृथ्वी के पोर्शन पे। तो ये वाला जो व्रत बन रहा है, ये जो व्रत बन रहा है, ये क्या कर रहा है? दिन वाले पोर्शन को अलग कर रहा है, और यहाँ से रात वाले पोर्शन को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, जो ये व्रत अलग करता है दिन और रात वाले भाग को पृथ्वी के, प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा है ऊपर, प्रदीप्ति व्रत, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, याद रखेंगे। एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको। पृथ्वी हमारे अक्ष पर क्या हुई है? हमारे अक्ष पर नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह से झुकी है ना। झुकी नहीं होती तो नॉर्थ पोल यहाँ होता सीधा, ठीक है, साउथ पोल ऐसे होता, लेकिन ये झुकी हुई है, इसलिए नॉर्थ पोल ये है इसका, साउथ पोल ये है। अब ध्यान से देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी के सामने, पृथ्वी का जो सामने वाला हिस्सा होता है सूर्य का, उस पर क्या होता है? दिन होता है, और बैक साइड पे होती है रात, ठीक है। तो दिन और रात के बड़ा होने का क्या कारण है? दिन कभी बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है अक्ष पर जो झुकाव है। अब देखिए, जैसे पृथ्वी इस तरफ झुकी हुई है, तो इससे क्या होगा? तो जो सूर्य की रोशनी है लगभग यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, मतलब इस वाले पोर्शन में तो आएगी, और लगभग यहाँ भी थोड़ी सी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब दिन बड़ा हो जाएगा तो ये जो आधा वाला पोर्शन है ये फिक्स होता है, और जब ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा तो ये ऑलरेडी छोटा हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
इस वाले पोर्शन में तो हो जाएगा दिन बड़ा बड़ा, दिन बड़ा हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, रात कैसी हो जाएगी, जब यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नीचे देखते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बता दिया। इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, दिन जो है छोटा हो जाएगा क्योंकि झुकी हुई है, और रात बड़ी हो जाएगी। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ना, तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है, तो यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा। जब दिन बड़ा हो जाएगा तो उसके अपोजिट साइड में रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मेरे कहने का मतलब है कि दिन रात छोटे बड़े जो होते हैं, कभी दिन बड़ा होता है तो रात छोटी होती है, कभी रात बड़ी होती है तो दिन छोटा होता है। ये बताने का रीज़न ये है कि दिन रात छोटे बड़े होने का कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होगी ना अपने अक्ष पे, दिन और रात बराबर रहेंगे। ठीक है, लेकिन दिन रात बड़े और छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं, ऐसे नहीं है पृथ्वी। ठीक है, ऐसे नहीं है पृथ्वी, कैसे है, इस तरह से है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही दिन और रात के छोटे और बड़े होने का कारण है। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी ना, ये आपको पिक्चर दिख रही है। इसमें ऊपर वाला ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ रात बड़ी दिख रही होगी, ये वाली दिख रही है। अब ये रात बड़ी है तो इस आधे हिस्से में तो ये वाला दिन पोर्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दिन छोटा है। नीचे देखिए, नीचे इस वाले पोर्शन में देखिए, दिन बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, दिन बड़ा दिख रहा है तो रात छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, ये आधा ही तो होता है, आधा, और ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा होगा तो ये वाला ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ दिन छोटा होगा तो यहाँ रात बड़ी हो जाएगी, यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। अभी मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि ये बताने का रीज़न था कि दिन और रात के छोटे बड़े होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। देखिए, आपके लिए एनसीईआरटी का पेज भी ऐड किया है, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। जो हमने अभी पढ़ा है पीछे, वही इस पे सब लिखा हुआ है, इस पे भी एक बार नज़र बना लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अभी हमने पढ़ा, सही बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के चारों ओर घूमती है अपनी कक्षा में, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, अभी बताया मैंने कि अक्ष कोई होता नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये कह रहा है कक्षीय सतह से। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, लेकिन कक्षीय सतह ये होती है जो कक्षा होती है, कक्षा में जिसमें घूमती है। ठीक है, कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखेंगे, यदि कक्षीय सतह क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कभी खुश हो जाओ आप कि हमने तो 23.5 डिग्री पढ़ा है, सर ने तो 23.5 डिग्री पढ़ाया, 23.5 डिग्री मार के खुश जाओ। लेकिन आप जल्दीबाजी में ये पढ़े ही ना कि पूछ क्या रहा है। कक्षीय सतह से झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री का, लेकिन अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, बिल्कुल, पृथ्वी कहाँ से प्रकाश प्राप्त करती है, सूर्य से। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी कहाँ से प्रकाश प्राप्त करती है। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, हालांकि गोले के समान नहीं होता, जियोइड आकृति होती है पृथ्वी की, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, आधे भाग पे जो सूर्य की तरफ होता है उस पर रोशनी पड़ती है, बैक साइड में रात होती है, यानी कि अंधेरा होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो बताइए, इस पेज में लिखा है ना वही जो मैंने आपको पढ़ा दिया शुरू में,
लिखा है ना। ये पेज केवल इसलिए ऐड किया गया है ताकि एनसीईआरटी वाले पेज पे हम जब पढ़ें तो आपको उसे पढ़ के ये आइडिया हो जाए कि हाँ जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही है, उससे अलग बाहर कोई फालतू की चीज़ नहीं है। तो आपको बिलीव हो जाएगा कि जो भी इस पेज पे लिखा है वो हमने पीछे पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही पढ़ा और मैंने समझाया भी है आपको। फिर भी मेरी गलती है, कोई आपको बाई मिस्टेक कोई पॉइंट छूट गया या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, मैंने बताया था ना, जो घूर्णन करती है उसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और जो अपने कक्ष में घूमती है, घूर्णन तो इसे बोलते हैं, और जो अपने कक्ष में घूमती है, कक्षा में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति, ठीक है। पढ़ लेंगे हम, तो ये इसमें कुछ प्रयोग करके लिखा है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ये इसमें दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन व रात। ये सूर्य के सामने जो पोर्शन पड़ रहा है, इस पे क्या है? इस पे दिन है, और जो पीछे वाला पोर्शन है इस पे रात है। एक चीज देखेंगे, पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, यहाँ इस तरह से झुकी हुई है। अब देखिए, पृथ्वी का आधा वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन आधा वाला पोर्शन है, जो पीला पीला आपको दिख रहा है, आधा पोर्शन है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के झुके होने के कारण दिन कहाँ जा रहा है? दिन आधे से इस तरफ भी जा रहा है, दिख रहा है आपको? आधे से इस तरफ भी आपको थोड़ा दिन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पोर्शन पे दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? दिन बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा? रात छोटी होगी, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं। नीचे वाले हिस्से में देखिए, ये आधा भाग है पृथ्वी का, है ना, ये आपको दिख रहा है, आधे भाग से भी यहाँ तक जा रही है पृथ्वी, ठीक है। मतलब रात यहाँ तक दिख रहा है, अंधेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रात बड़ी है, यहाँ रात बड़ी है तो यहाँ दिन छोटा हो जाएगा, ठीक है। रात बड़ी है तो दिन छोटा हो जाएगा, और यहाँ दिन बड़ा है तो यहाँ रात छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है ना पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री। देखिए, और थोड़ा ध्यान से देखिए, जो झुकी हुई है ना ये वाला पोर्शन, ये कितने डिग्री का एंगल है? 23.5 डिग्री का। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? कोशिश करता हूँ। देखिए, इतनी झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर, इतनी झुकी हुई है, इतनी, ठीक है। तो ये आपको एंगल क्या दिख रहा है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने का कारण ही होता है दिन और रात का बड़ा होना। क्लियर सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपसे कोई पूछता है दिन और रात के छोटे बड़े होने का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है, या फिर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव दिन व रात के बड़े होने का कारण है, ठीक है, बड़े या छोटे होने का कारण है। क्लियर है? और दिन रात होने का क्या कारण है? दिन रात होने का कारण मैंने आपको बताया, जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने है उस पर दिन होगा, और पीछे वाले पोर्शन पे क्या होगा? रात होगी। लेकिन पृथ्वी तो घूर्णन करती है ना, जब पृथ्वी घूम जाएगी तो इस वाले पोर्शन पे फिर दिन हो जाएगा, इस पे रात हो जाएगी। तो दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। और दिन रात छोटे बड़े होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव। क्लियर है? दोनों बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ये एनसीईआरटी का आपके बुक का ही पेज है, आप खोल के देख लेंगे तो वही आपको दिखेगा। मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। देखिए, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है बाई चांस। पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, कक्षीय सतह से, जो कक्षा में घूमती है, जबकि वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, लेकिन अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? चलिए, कई बार हमें पता नहीं होता जब हम पढ़ते नहीं है ना, और कहीं पे आंसर 66.5 डिग्री लगा होता है, तो हम ये नहीं पढ़ते कक्षीय सतह से, हमें तो बस ये याद रहता है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहाँ से झुकी हुई है, कैसे झुकी है, नहीं पता। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब हमारा ये क्लियर होता है कि
66.5 डिग्री भी झुकी हुई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहाँ? कक्षीय सतह से, कक्षीय सतह से, यानी कि ऑर्बिट जो होता है उसकी कक्षा, उसकी लेयर से। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और क्लास आपको ठीक है समझ में आ रही होगी। क्लास आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर देंगे और एक बार कमेंट में यस लिख देंगे। चलिए फटाफट फिर आगे चलते हैं, बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस छोटा सा ही है टॉपिक। क्लास आपको समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर देंगे और यस लिख देंगे कमेंट में फटाफट। चलिए पेज आ गया एनसीईआरटी का, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है ना घूमे तो क्या होगा? तो क्या होगा उससे? जिस तरफ दिन है उस तरफ दिन रहेगा और जिस तरफ रात है उस तरफ रात ही रहेगी हमेशा, यानी दिन वाले पोर्शन हमेशा गर्म रहेगा और रात वाला पोर्शन ठंडा रहेगा। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा। सही बात है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को, थोड़ा बड़ा कर लें, हो सकता है क्या? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 1/4 क्यों लिखा है? 365 दिन के बाद क्या करती है? लगभग 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे का समय लेती है। और 24 घंटे का 1/4 कितना होता है? 6 घंटे। एक दिन 24 घंटे का होता है ना, तो 24 घंटे को 1/4 करेंगे तो 6 घंटे का समय आता है, तो लगभग 6 घंटे होता है, एक्स्ट्रा लेती है। तो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, अपनी सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं। वो कब जोड़ते हैं हम 6 घंटे? चौथे साल में, लीप ईयर में, लीप वर्ष में हम जोड़ते हैं। जब चौथा साल आता है प्रत्येक चौथे वर्ष में हम कहते हैं लीप ईयर है। 366 दिन का वर्ष होता है और उस वर्ष में फरवरी 29 महीने की हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात मैं आपको पढ़ा चुका, इसलिए मैंने आपके लिए पेज लगाया था किताब, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वही सब हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको क्या दिख रहा होगा? अब आपको दिख रहा होगा पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। जो ऋतुएं आती हैं, मौसम जो आते हैं, ठीक है, मौसम का आना, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, सर्दी का आना, बसंत ऋतु है और आपकी शरद ऋतु है, ये सब कैसे आती हैं? ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है और हम इसे देख के अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने आपके लिए लिख के भी रखा है नीचे, तो आप केवल ध्यान से सुनेंगे, फिर आप बाद में नीचे भी पढ़ लेंगे उसको। तो फ्रेंड्स, ये आपका बीच में दिख रहा है सूर्य। सूर्य जो होता है 21 जून को, 21 जून को सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा कहाँ होती है? सॉरी, मकर रेखा मैं बोल रहा हूं आपसे, ये कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी नीचे पड़ती है मकर रेखा। तो सूर्य की जो किरणें मकर रेखा यानी कि इसके ऊपर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अभी पिक्चर में जो इमेज लगी है उसमें इतना अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाली पड़ती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इससे क्या होता है? जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और पृथ्वी आपको दिख रहा है कि झुकी हुई है, इसलिए लंबवत पड़ रही है वो, आपको ध्यान से देखेंगे इस वाले पोर्शन में क्या दिख रहा है, आधे वाले पोर्शन में ऊपर की जो ये चौथाई पोर्शन है, इससे अधिक थोड़ा आपको उजाला दिखेगा। यहाँ दिन का पोर्शन आपको यहाँ तक दिखेगा, यानी आधे से भी अधिक दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है।
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्या होगा 21 जून को? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे, यानी कि इस वाली रेखा पे क्या होती है? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 21 जून को, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब सिंपल सी बात समझनी है आपको, जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में रात होगी, तो रात कैसी हो जाएगी? रात ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली रात छोटी होगी। कैसी छोटी होगी? सबसे छोटी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होती है। क्लियर है? अब इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को हिंदी में बोला जाता है उत्तरी अयनात। उत्तरी अयनात, देखो लिखा हुआ, अभी छोटा लिखा है थोड़ा, लेकिन मैंने बाद में आपके लिए लिख दिया है नोट्स में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में उत्तरी अयनात या फिर ग्रीष्म संक्रांति, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस। और हिंदी में उत्तरी अयनात या ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। मतलब 21 जून के महीने में क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में होती है गर्मी, गर्मी का समय चल रहा होता है। ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है, ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को ही इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, चलिए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनात बोलते हैं, इंग्लिश में समर सोलिस्टिस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं अब। ठीक है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें अब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा होती है नीचे, यहाँ लंबवत पड़ती है, यहाँ ऐसे झुकी हुई है ना पृथ्वी, ऐसे झुकी हुई है। आपको दिख भी रहा होगा पृथ्वी के झुकाव से, देखो लग रहा होगा, यहाँ देखिए कि यहाँ ऐसे झुकी हुई है जब पृथ्वी, तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा। और यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ जब पृथ्वी पहुँचेगी तो यहाँ ये मकर रेखा पे लंबवत पड़ेगा। मकर रेखा पर कब पड़ता है सूर्य लंबवत? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे लंबवत सूर्य पड़ता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिन आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक आपको दिन दिख रहा होगा ना, यहाँ तक, यानी कि दिन सबसे बड़ा है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ ये, और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, और हिंदी में आप बोलेंगे तो इसको दक्षिण अयनात भी बोल देते हैं। ठीक है, दक्षिण अयनात या फिर शीत संक्रांति भी बोल देते हैं। फिर से बता देता हूँ, शीत संक्रांति, क्योंकि सर्दी का समय होता है। ठीक है, ये कौन सा समय होता है? सर्दी का समय होता है। सर्दी का समय कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का समय होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी यहाँ। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्योंकि पृथ्वी का जो है, जब हम ये वाला पढ़ रहे थे उत्तरी गोलार्ध, इसमें 21 जून को पढ़ रहे थे, तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब 22 दिसंबर में हम पहुंचेंगे, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? शीत ऋतु। यानी हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत में क्या रहेगी? शीत ऋतु। आपको दिख भी रहा होगा, ये पृथ्वी है और भारत पड़ता है यहाँ, लगभग यहाँ पड़ता है ना, तो इस दौरान क्या रहता है? आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ सर्दी है। ठीक है, यहाँ क्या रहती है? सर्दी रहती है। सर्दी रहती है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी गर्मी आपकी। ठीक है, और इस घटना को दक्षिण अयनात, शीत संक्रांति या फिर विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो रात क्या हो जाती है? सबसे छोटी रहती है। ठीक है,
क्लियर है। और यहाँ 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो रात कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी डेट में। एक चीज़ और ध्यान रखें, 21 जून में मैंने बताया था 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन अब नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे, इस नीचे वाले पोर्शन में, इसमें 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखेंगे, ये देखिए रात बड़ी दिख रही है ना। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, और जब 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं कर रहा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लेकिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। सही बात है। और आपको दिख भी रहा होगा, देखिए यहाँ इमेज से आधे से अधिक पोर्शन में रात है, यहाँ आधे से अधिक पोर्शन में यहाँ रात है, और जिस पोर्शन में दिन है आधे से भी कम वाले पोर्शन में क्या है, दिन है, यानी कि सबसे छोटा दिन है। अब इस तरफ आप यहाँ भी आ जाइए इसी तरह से। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में यहाँ आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे छोटा दिन हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ जो आधा पोर्शन है उस आधे में भी ये रात दिख रही है, आपको दिख रही है ना, ये रात दिख रही होगी यहाँ। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, जब सबसे छोटा दिन होगा तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है नीचे। ठीक है, ये पूरा चलता है ऐसे ही। तो इसके बारे में हमने बात कर ली, किसके बारे में, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में, शीत संक्रांति के बारे में बात कर ली। अब ये दो बचते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर देखिए आप, 21 मार्च को क्या होता है और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। ये भूमध्य रेखा है बीच वाली, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो इसकी क्या विशेष बात है, जब भूमध्य रेखा पर प्रकाश लंबवत पड़ेगा ना पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी ऐसे है, ये भूमध्य रेखा है और ऐसे लंबवत पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल ऐसे पड़ रहा है सीधा। ठीक है, ये लंबवत पड़ रहा है, तो इस आधे पोर्शन में दिन रहेगा और इस आधे पोर्शन में पूरे में क्या रहेगी, रात रहेगी। जब पूरे आधे पोर्शन में दिन रहेगा और पूरे आधे पोर्शन में रात रहेगी तो दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को कहाँ, पूरी पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 21 मार्च में जो ये घटना होती है इसे बोलते हैं वसंत विषुव। ठीक है, क्या बोलते हैं, वसंत विषुव। ठीक है, वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग ऑटम बोलते हैं इसको, स्प्रिंग ऑटम इंग्लिश में। और जो 23 सितंबर को ये घटना होती है, जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे बोलते हैं ये वसंत विषुव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 23 सितंबर को वसंत विषुव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वसंत विषुव। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। तो जो 21 मार्च, एक सेकेंड सॉरी, जो 21 मार्च वाली घटना होती है, 21 मार्च को ये घटना होती है, उस दौरान क्या होती है, बसंत ऋतु आती है। ठीक है, क्या आती है, ये शरद ऋतु लिखा हुआ है, इस बात पे आप ध्यान मत दीजिए। तो इस दौरान क्या आती है, बसंत ऋतु होती है। ठीक है, बसंत ऋतु होती है, तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, EQUINOX
NOX इक्विनोक्स, ठीक है। अब याद रखेंगे 21 मार्च को बसंत विषुव और इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनोक्स, और जो 23 सितंबर वाली घटना होती है उसे बोलते हैं शरद विषुव, ठीक है। ये वसंत ऋतु लिखा है यहाँ, ठीक है, इसको आप ध्यान मत करना, इसमें होता है शरद विषुव, शरद विषुव। या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोल देंगे इंग्लिश में शरद को बोल देंगे विंटर ओटम, ठीक है, विंटर ओटम नहीं, ओटम, ऑटम इक्विनोक्स, AUTUMN, ऑटम इक्विनोक्स, EQUINOX इक्विनोक्स। हालांकि मैंने ये वर्ड लिख के रखे हैं बाद में, तो ऐसी कोई वो नहीं है गड़बड़ वाली बात, स्पेलिंग की मान ली दिख नहीं रहा होगा तो मैंने बाद में भी नीचे लिखे हुए हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषुव, इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनोक्स, और 23 सितंबर को शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनोक्स, ठीक है। क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने का क्या मतलब है? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो मौसम चेंज हो रहे हैं, पहले यहाँ पे गर्मी थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ सर्दी, यहाँ पे बसंत और यहाँ पे शरद। तो ये मौसम का जो बदलाव हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। एक रीजन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। मौसम का बदलाव कैसे होता है? पृथ्वी का परिक्रमण, चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है ऐसे, एक तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और दूसरा पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, ठीक है, अपने अक्ष पर जो झुकी है पृथ्वी उसके कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। वो पृथ्वी का दो कारण होते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो आपका पेज था बुक का, तो जो हमने समझाया उसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो 6 घंटे बढ़ते हैं, बचते हैं 365 दिन के बाद, वो 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। 2024 में लीप वर्ष है, उसके बाद कब हो जाएगा? 2028 में, ठीक है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी इस तरफ झुक जाएगी पृथ्वी, कभी इस तरफ, नहीं, पृथ्वी केवल इस तरह से झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया। 4 ऋतुओं में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। इस तरफ गर्मी, इस तरफ सर्दी, ऊपर वसंत और नीचे शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी हमने बताया था ना कि जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है क्यों होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, ठीक है। और दूसरा रीजन उसका अक्षीय झुकाव भी। ये दोनों रीजन उसके होते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। हालांकि गोल नहीं है, जियोइड शेप है पृथ्वी की, लेकिन आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। ये भी आपका इसमें लिखा हुआ है बुक में कहीं पे। और देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण, पृथ्वी पर ऋतु, ये 2 बार लिखा गया है। इसको बीच में से ये हटा लेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण तो एक तो परिक्रमण है जो कि हमने अभी पढ़ा, और अक्षीय झुकाव, अक्ष पर झुकी हुई है। इन दोनों रीजन के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब जो हमने पिक्चर से समझा था, अभी मैंने जो भी आपको समझाया वो मैंने लिख दिया है यहाँ, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। पृथ्वी की स्थितियाँ या पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, वही सब है। वही देखो फोटो लगा हुआ है, ठीक है। सूर्य की किरण यहाँ लंबवत पड़ रही हैं। कब? 21 जून को
कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होगी। कब? 21 जून को। इसी प्रकार से, और इसे क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। इसी प्रकार से 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। इस घटना को शीत संक्रांति या फिर विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से बसंत ऋतु और शरद ऋतु, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इन दोनों दिन में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। तो 21 मार्च वाली घटना को बसंत विषुव बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर वाली घटना को क्या बोलते हैं? शरद विषुव या फिर ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो पृथ्वी ये परिक्रमण कर रही है, इसी की वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन के दो कारण हैं, एक तो पृथ्वी का परिक्रमण करना, ठीक है, दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव। क्लियर है? बस यही मैंने लिख दिया है। ग्रीष्म क्रांति कब होती है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। क्लियर है? चारों बात मैंने एक साथ लिख दी। इसी दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, बिल्कुल सही बात है, गर्मी होगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उल्टा होता है बिल्कुल। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति, उत्तर ऐनात या समर सोलिस्टिस कहते हैं। इस सोलिस्टिस की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, SOLSTIC, ये होती है स्पेलिंग, थोड़ा सा ये कर लेंगे करेक्ट आप। अब आ जाती है शीत संक्रांति, यानी कि 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसके विपरीत इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है हमारे यहाँ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को शीत क्रांति या शीत ऐनात या इंग्लिश में विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। यहाँ सोलिस्टिस की स्पेलिंग सही लिखी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस स्थिति को वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी अर्थात दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। क्लियर है? आपके लिए मैंने लिख दिया है, ज़रूरत कुछ नहीं थी इसकी, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना भूल गया, आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी लोग लाइव रहते हैं, जो भी अच्छे से क्लास देखते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं, इसके नोट्स भी बना रहे हैं कि बस केवल PDF के चक्कर में ही? हालांकि PDF तो मैं आपको सेंड करता ही हूँ, डेली टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, पहले व्हाट्सएप पे करता था। तो क्या आप नोट्स बनाते हैं इसके? बताइए, जो लोग ऑनलाइन हैं, नोट्स बनाते हैं क्या? अपनी कोई ज्योग्राफी की कॉपी बना रखी है आपने, या फिर CDP की भी कॉपी आपने बनाई थी? क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स को आपको खोल के पढ़ सकते हैं एकदम से। जैसे कि देखो मेरे पास भी है, ये आपको दिख रहा है, ये ज्योग्राफी की है। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने इसमें सब कुछ देखे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सही से। ये भी जो आज पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी देखिए, ये महाद्वीप के बारे में किस तरह से मैंने मैप लगा के, ठीक है, सब कुछ। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप नोट्स बनाएंगे तो आप इजीली कोई भी चीज़ आपको अचानक से याद आएगी तो आप खोल के देख लें, लेकिन PDF से पढ़ना संभव नहीं है। PDF का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको नोट्स बनाने हो, या PDF का यूज़ तब कर सकते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, और आप पढ़ना ज़रूरी है, ये रिवीजन करना है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लर्न करने के लिए, अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बड़ी सी मोटी सी साफ़ बिल्कुल फेयर कॉपी आप बना लें, उस पर कंटिन्यू अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि PDF और नोट्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, मुझे लगता है अभी भी कोई चीज़ मेरे पास
कंटेंट मेरे पास नहीं है तो मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, मेरे पास ढेर लगा हुआ है, ये यहाँ पे बहुत सारी नोटबुक है। आप भी नोट्स बनाइए प्रॉपर, वो अच्छा रहता है। और कोई नोट्स बना रहा है तो मुझे भी एक बार सेंड कीजिए कि आपने क्या बनाया है, किस तरह से आपने लिखा है, ठीक है, कैसी राइटिंग में आपने लिखा है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, नोट्स लिख दिए, केवल आपको ही समझ में आएंगे, दूसरा उसको समझ नहीं सकता, तो वो भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनोक्स क्या होता है? 23 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर, सॉरी मकर रेखा बोल रहा हूँ, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है और इस स्थिति को शरद विषुव या ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी यानी कि दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। ये तो आपको अब रट गई होगी बात, ठीक है। अच्छा, जो हमने पढ़ा है क्या वो एनसीईआरटी की बुक में है? एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो पृथ्वी होती है, ठीक है, जो सूर्य की लाइट पड़ती है ध्रुवों पर, यहाँ तिरछी पड़ती है। जब तिरछी पड़ेगी तो वहाँ कम सूर्य की हो जाएगी ऊष्मा, ठीक है, कम सूर्य की ऊष्मा जाएगी तो वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये क्या कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये बात मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है, ये ध्रुव है। तो इस वाले पोर्शन पे यहाँ क्या रहता है, सॉरी ये नहीं, फिर से बनाता हूँ। ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त और ये ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव। तो ये कह रहा है ध्रुवों के बाद वाले पोर्शन पे यानी इस वाले पोर्शन पे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। इस तरह से यहाँ भी शीत कटिबंध, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या होता है, 6 महीने दिन रहता है या 6 महीने रात रहती है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहते हैं। अभी पढ़ा ना हमने, उत्तरी अयनात किसे कहते हैं? समर सोलिस्टिस को, ठीक है, यानी कि 21 जून को जब सूर्य का जो प्रकाश है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, वही तो हमने पढ़ा। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर के आसपास वो होती है, गर्मी रहती है। आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया में जो पड़ता है आपका क्रिसमस का जो महीना है, क्रिसमस जो पड़ता है वो गर्मियों में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है मकर रेखा पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे पड़ता है तो क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है, वहाँ गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि भारत में सर्दी के मौसम में, ठीक है, शीत ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात बोलते हैं। दक्षिणी अयनात या फिर आपका विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? सीधी सी बात है। अब क्रिसमस मनाया जाएगा दिसंबर में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव
सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता। जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वो पृथ्वी इसकी तरफ, सूर्य की तरफ नहीं झुके होते, बिल्कुल सीधे होते हैं। इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल आधे भाग पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, विषुव की घटना कब होती है, कोई पूछेगा विषुव की घटना कब होती है, ऐसा नहीं है केवल 21 मार्च, विषुव, दोनों विषुव ही होते हैं। एक बसंत विषुव होता है, एक शरद विषुव होता है। ठीक है, तो विषुव की घटना कब होती है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, क्योंकि जो पृथ्वी है बिल्कुल आधे भाग पर पड़ता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लंबवत पड़ता है, बिल्कुल आधे भाग पर। क्लियर है, दिन भी बराबर रात भी बराबर, अर्थात पूरी पृथ्वी पर चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दिन और रात बराबर होते हैं। तेईस सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आपने देखा होगा पिक्चर में, इसलिए शरद और बसंत दोनों लिखे हुए थे, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब क्या बात कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण और परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होता है, एक तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और एक उसके घूर्णन के कारण, दो चीज़ों के कारण। और दिन व रात किसके कारण होते हैं, दिन और रात किसके कारण होते हैं, उसके पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर जो घूमती है। ठीक है, क्योंकि अक्ष पर घूमने से क्या होता है, पृथ्वी का जो वाला पोर्शन सूर्य के साइड सामने हो जाएगा फ्रंट पे, उसमें दिन हो जाएगा, पीछे वाले पोर्शन में रात हो जाती है। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है, कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा, वैसे ही एज यूजुअल जैसे होता है चैप्टर, फिर उसके अगले दिन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आप तैयार हो जाइए उसके लिए। आर यू रेडी फॉर टेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आर यू रेडी, आप टेस्ट के लिए रेडी हैं कल, आप कमेंट में लिख के बताएंगे यस। ठीक है, तो मुझे पता है जो भी लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, 3-4 लोग हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं, तो रेडी होंगे और वो कमेंट में उम्मीद करता हूँ कि यस लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव अभी, उन्होंने भी फॉलो नहीं कर रखा, मैंने देखा 8-10 लोगों ने केवल फॉलो किया है। क्या फॉलो करने में पैसे लगते हैं? फेसबुक पे फॉलो जब कर लेते हैं हम किसी को, तो उसका कुछ चार्ज कटता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद कटता होगा, इसलिए तो नहीं करते हैं। आप फेसबुक पे फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी बोलना पड़ता है। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, फेसबुक पे फॉलो करने के लिए भी बोलना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ डेली PDF मिलती रहती है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्त भाई बहन फैमिली वालों के मोबाइल से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। करा सकते हैं ना, करा सकते हैं। अपने यार दोस्त जो जानने वाले हैं उनके मोबाइल से भी यूट्यूब पे नाम सर्च करके दी अंकित राठी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है, चैनल के लिए सपोर्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई होगी तो अपना फीडबैक क्लास का कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं, और यूट्यूब पे तो मैं कहता हूँ आप फीडबैक ज़रूर दें, ताकि और लोगों के लिए भी मोटिवेशन मिले। जब कोई वीडियो देखता है तो कमेंट पहले पढ़ते हैं लोग कि कमेंट में क्या है। कमेंट अच्छे होंगे तो उस वीडियो को देखते हैं, कमेंट बुरे होंगे तो नहीं देखते। उससे पता चलता है, यदि आपने वीडियो पूरी देख ली क्लास और आपको पता चल गया कि क्लास बहुत अच्छी है, तो आप एक अच्छा सा कमेंट जब करते हैं उसके कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट देखने वाला भी सोचता है कि अच्छा कमेंट किया है तो अच्छा कंटेंट वीडियो के अंदर होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपसे कि अपना फीडबैक वीडियो के ऑफलाइन में, जैसे आप में से किसी ने कल
ऑफलाइन कमेंट कर दिए सब लाइव वीडियो में, बाद में जब मैंने इन्फॉर्म किया तब लाइव कमेंट किए। तो अभी क्या करना है, फीडबैक कहाँ देना है, फीडबैक लाइव में नहीं देना, फीडबैक ऑफलाइन कमेंट में आपको देना है, जो भी आपका है, और व्हाट्सएप में भी आप दे सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।